हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो है ये वीडियो रहने वाली है आपका जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्जाम है परसों। आज 25 ऑफ फरवरी है आपका, ठीक है। आपका 27 को एग्जाम है इसका। तो आप इस वीडियो के थ्रू हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपकी सीरीज कैसी रहेगी आज की, देखो आपके पहले रहेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स पे, ठीक है, जो आपका मैथ का पार्ट है। देन आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन रीजनिंग पे, ठीक। चलिए, उसके बाद आपके यहां रहने वाले हैं 40 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल साइंस पे और आपके 20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश। ये पूरे आपको जो एग्जाम का पैटर्न है, जैसा एग्जाम आपको आना है ना, देखो उसी हिसाब से आपकी वीडियो डिजाइन की गई है, आपकी वीडियो बनाई गई है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक टॉपिक को यहां पे टच किया गया है। प्लस अब ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हो, अभी शाम का टाइम हुआ है 6 PM। इस वीडियो को देखने के बाद नियर अबाउट आपकी 1 से 2 घंटे की जो पूरी वीडियो है, इसके बाद आपने काम करना है, आपने ऐप डाउनलोड करनी है जेके एग्जाम क्रैकर, और रात को 9 बजे आपका एक मॉक रहेगा। वो मॉक सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप सब लोग जो भी हो, चाहे यूट्यूब के यूजर्स हैं, चाहे हमारे पेड यूजर्स हैं, आप सब लोग वो मॉक अटेम्प्ट करें और देखें कि आपका स्कोर कैसा आता है, और कोशिश करें आज ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। और जितने लोग मॉक देंगे उतने लोगों से हमें एनालाइज होगा कि आपका जो एग्जाम है उसमें बच्चे किस हिसाब से जो है एग्जाम में स्कोर करेंगे, एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है, कितना आपको सेफ स्कोर यहां लेके चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने कमेंट करके बताना है कि सर हमें एक और वीडियो चाहिए। तो अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो हम कम से कम कल आपको इवनिंग में एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे, देन आप परसों एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हम पहले आपका यहां मैथ के पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे बेस्ड ऑन परसेंटेज पे। बोला गया है 20% ऑफ, क्या बोला गया आपको यहां पे क्वेश्चन, 20% ऑफ 125% ऑफ 160, 20% ऑफ 125% ऑफ 160। तो कितना बनेगा आपका यहां से 20/100 इंटू 125/100 इंटू 160। चलिए डबल जीरो आपस में कैंसिल हो गया, यहां से ये बनेगा 25 4 25 5। तो आपका बन गया 2 इंटू 5 इंटू 16/4, 4 1 4 4 तो 5 2 10, आपका इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज इक्वल टू 40, क्या है इसका आपका राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे क्या बोला गया है, विकास एक कोई पर्सन है, विकास ड्रोव हिज कार फ्रॉम 3 किलोमीटर फॉर 3 किलोमीटर एट ए रेट ऑफ 0.6 किलोमीटर पर आवर। देखो 3 किलोमीटर के लिए मेरे पास चलता है आपका, वो 3 आवर के लिए यहां पे मूव करता है। उसने कार चलाई आपके 3 घंटे के लिए एट ए स्पीड ऑफ 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड फॉर 4 आवर, 4 घंटों के लिए एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर आवर, 500 मीटर पर आवर उसकी यहां पे क्या है स्पीड है। अब यहां बोला गया है फाइंड हिज एवरेज स्पीड, हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। चलिए निकालते हैं। अगर 3 घंटों के लिए उसके 1 घंटे की स्पीड है 0.6, तो उसकी टोटल स्पीड यहां पे कितने निकल के आएगी 1.8 किलोमीटर, वो आपका डिस्टेंस यहां पे कवर करेगा। देखो अगर उसकी स्पीड है 0.6 किलोमीटर पर आवर और 3 घंटे वो गाड़ी चलाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा 1.8 किलोमीटर। दूसरा 4 घंटे कवर करता है, ठीक है, 4 घंटे में कवर करता है 500 की स्पीड से 500 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 500 मीटर, तो 4 घंटे में कितना होगा यहां से आपका 2 किलोमीटर, कितना होगा 2 किलोमीटर। तो आपका स्पीड क्या निकालना है यहां पे आपको, स्पीड जब बोले यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका यहां पे आप बोलोगे 1.8 प्लस 2 कितना है 3.8 अपॉन टाइम कितना 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 क्या है आपका यहां पे टोटल मेरे पास टाइम है। तो अगर 3.8 को आप यहां पे 7 के साथ डिवाइड करते हो तो 3.8 अपॉन 7 आपका जो ऑप्शन है वो निकल के आएगा यहां पे 0.5 के अराउंड, 0.56 के अराउंड आपका यहां पे कुछ आंसर निकल के आ रहा है, 0.56 आपका यहां पे कुछ इतना आंसर निकल के आएगा। अब यहां पे जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है यहां पे इसका राइट आंसर है 0.5
ठीक है, 0.54 निकल के आता है, 0.54। तो 0.54 को अगर मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूंगा वो आपका यहाँ पे 0.5 लिखूंगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, अगर मैं 7 को लेके चलता हूं, 7 को लेके चलता हूं, 7 के हिसाब से अगर मैं 3.8 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपके दो आंसर बन के आते हैं। आप 0.5 भी अगर लिखोगे सही है, 0.6 भी यहां पे अगर लिखोगे सही है, लेकिन अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो आप 3.8 को, ठीक है, तो आपका यहां पे क्या बन के आएगा, जो आंसर है वो निकलता है 0.54। तो आपको राउंड ऑफ करके इसको 0.5 लेके जाना है। अगर ये बनता आपका 0.56 तो फिर आपको यहां पे इसको लिखते 0.6 लिखते, ठीक है। इस बात का अपने ध्यान रखना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख के मार्क करने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 इज, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12। देखो फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 की बात की गई है, तो अगर बात करूं पहले 20 मल्टीपल ऑफ 12 क्या होंगे, पहला मल्टीपल क्या होगा आपका 12, दूसरा 24, तीसरा 36, सो ऑन, लास्ट क्या होगा यहां से आपका 240। कितना होगा आपका यहां पे 240 क्या है लास्ट मल्टीपल ऑफ 12। अब यहां से क्या है, अगर मुझे निकालनी है इनकी एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म यहां पे कितनी है आपकी 12 और लास्ट टर्म कितनी है 240, तो 12 प्लस 240 डिवाइड बाय 2 करूंगा यहां से आपका, तो बन के आएगा आपका 256 अपॉन 2। कितना बनेगा 256 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, कितना बनेगा 252 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 126। कितना बनेगा 126। एक तो इस क्वेश्चन करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है आपका यहाँ पे, अगर आपको बोला गया है फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12, तो आपका फॉर्मूला बनता है जिसके मल्टीपल निकालने को बोले गए हैं 12 के मल्टीपल निकालने को बोले गए हैं। कितने मल्टीपल 20 मल्टीपल, तो उसमें एक ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है। किसका मल्टीपल है 12 का मल्टीपल, कितने मल्टीपल है 20, उसमें ऐड करते हैं 1 और उसको डिवाइड करते हैं पूरी टर्म को 2 के साथ। तो क्या बन के आता है आपका यहाँ पे 12 इंटू 21 अपॉन 2, 21 एक जा 21 6 जा, तो बनेगा आपका यहाँ से 126 क्या है राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ एलसीएम टू एचसीएफ ऑफ द नंबर 99 एंड 15। दो नंबर है आपके, एक नंबर क्या है 99 और एक नंबर क्या है 15। इन दोनों के एलसीएम का और एचसीएफ का यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है आपको। एलसीएम टू एचसीएफ का यहाँ पे रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या बनते हैं आपके यहाँ, देखो बनेगा 3 जा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 जा, फिर बनेगा आपका यहाँ पे 11 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, फिर बनेगा आपका यहाँ पे 5 जा, 3 जा फिर 5 जा। तो अगर एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पे आपका, एलसीएम दोनों का निकल के आएगा आपका यहाँ पे कितना, मेरे पास 3 आपका कॉमन है और बाकी आपके यहाँ पे डिफरेंट है, तो एलसीएम निकलेगा 3 जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, फिर 3 इंटू 5 इंटू 11, ये बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास क्या इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 3 3 जा 9, आपका 99, 99 प्लस 5 कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका निकलेगा 495, ये क्या है इसका एलसीएम। अगर बात करूं एचसीएफ की तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, मेरे पास 3, तो आपका 3 क्या है यहाँ पे एचसीएफ। तो बोला गया है रेशियो ऑफ एलसीएम टू एचसीएफ, तो आपको एलसीएम से एचसीएफ की यहाँ पे क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। एचसीएफ कितना है 495 और आपका एलसीएम यहाँ पे कितना है 3, कितना है आपका यहाँ पे 3। तो 49:3 अगर आप सॉल्व करोगे ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 1 जा 3, 1 कैरी 6 जा 18 और 5 जा कितना बनेगा आपका मेरे पास 165, ठीक है। तो आपका बनेगा 165:1 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कंपाउंड रेशियो। चलिए कंपाउंड रेशियो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जो लोग हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए थे उनको कंपाउंड रेशियो निकालना आती होगी। कंपाउंड रेशियो क्या बोली गई है आपको, 17:23 सच दैट 115:153 सच दैट 18:25, ठीक है। चलिए यहां से क्या बनेगा, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर ये क्या है आपका A:B सच दैट C:D सच दैट E:F सच दैट E:F। अगर आपको निकालनी है कंपाउंड रेशियो CR इज इक्वल टू बनता है A इंटू C इंटू E अपॉन B इंटू D इंटू F।
अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, ये क्या है, कंपाउंड रेशियो निकल के आती है। ठीक है, चलिए ए इंटू सी इंटू ई कितना है, ए है आपका 17, सी है आपका 115, ई है आपका 18, अपॉन बी कितना है 23, डी कितना है 153 और आपका एफ कितना है यहाँ पे मेरे पास, एफ है आपका 25। चलिए सॉल्व करो, यहाँ पे क्या निकलता है आपका आंसर। अगर आप 23 से करते हो तो 23 1 जा 23 5 जा कितना होता है 115, 17 1 जा 17 19 जा कितना होता है मेरे पास आपका 153, 5 1 जा 5 5 जा तो आपका 18:19 इंटू 5 19 इंटू 5 तो आपका 18:19 इंटू 5 कितना बनता है आपका मेरे पास यहाँ पे 90 इंटू 5 बनता है आपका यहाँ 9 बनेगा आपको, सॉरी 9 है, कितना आपका यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 5, ठीक है, ये बनेगा यहाँ से आपका 1 जा 2 जा तो आपका आंसर आएगा 2:5 क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये 17 1 जा है, 17 9 जा कितना होता है 153 होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए बैग कंटेन 20 बॉल्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 20, एक बैग में आपकी 20 बॉल्स हैं जो मार्क कहाँ है 1 से 20 नंबर तक का मार्क है। तो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड विद ए नंबर मल्टीपल ऑफ 5 और 7। नंबर क्या होना आपका, एक तो मल्टीपल ऑफ 5 और एक क्या है मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 5 वाले कौन से नंबर होंगे, 5 10 15 और 20 और 7 वाले आपके 7 और 14। तो आपके दोनों कितने बने, टोटल आपके 6 नंबर बने। तो आपका आंसर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 6/20 विच इज इक्वल टू 3/10 इक्वल टू 0.3। तो आपका आंसर कितना है 0.3, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो ये बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7th। ठीक है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ आशु एज टू अनु एज, किसकी एज, आशु टू अनु एज, इसकी रेशियो कितनी थी 3:2 एंड 3 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल पहले उनकी एज की रेशियो ये थी और 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट से 3 साल के बाद, तो 3 साल बाद 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स क्या बोला गया यहां से आपको, एंड 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर उनकी रेशियो कितनी होगी यहां से आपकी 13:10, कितनी होगी यहां पे इनकी रेशियो मेरे पास 13:10 क्या होगी है आपकी यहां पे रेशियो होगी है। तो देखो आपको यहां बोला गया है 5 साल पहले उनकी जो रेशियो थी वो थी 3:2 और बोला गया है 3 साल के बाद जो उनकी रेशियो है वो हो जाएगी यहां से आपकी 13:10 की। अब यहां क्या बोला गया है, आपको बोला गया है बताओ कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू आशु, देखो अनु से आशु की पूछी गई है। ठीक है, अनु से आशु की पूछी गई है। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, आशु से अनु की रेशियो निकाल देंगे, लेकिन जो रेशियो है वो आपको उल्टी लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 3:2 निकल गया है तो आंसर आएगा 2:3। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ देखो आपका ये है 3:2, ये है 13:10। तो आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ पे गैप कैसे निकालते हैं। अगर ये आपका 3:2 है तो आपका जो गैप है यहाँ देखो, इनमें गैप है आपका 1 का, 3 और 2 में गैप है 1 का, इनमें गैप है 3 का। तो जो नीचे वाला गैप है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले गैप को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनता है यहां से आपका 9:6, 9:6 और नीचे कितना बनता है आपका यहाँ पे 13:10, कितना बनता है 13:10, कितना बनता है 13:10। तो 9:6 और 13:10 यहाँ पे आपका गैप बनता है। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे करने से क्या हुआ, जो ऊपर का गैप था ना यहाँ पे वो आपने नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे गैप आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, हुआ क्या, ये गैप 3 का है, ये भी गैप कितना है 3 का, आपका गैप यहाँ पे सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 3 का गैप है उससे क्या हुआ, आप देख रहे हो 5 साल पहले और 3 साल बाद, देखो आज से 4 साल पहले और आज से 3 साल के बाद टोटल गैप कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पे 8 साल का गैप है। ठीक है, आज से आपके यहाँ पे क्या बोला गया, आज से आपके 4 साल पहले, ठीक है, आज से आपके यहाँ पे 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले और आज से 3 साल के बाद टोटल आपका गैप कितना हुआ, यहाँ पे 8 साल का गैप आया है। तो यहाँ पे जो देखो ये जो आपका 4 पार्ट का गैप बन रहा है ना, जो आपका यहाँ पे
4 पार्ट का गैप बन रहा है, ये किसके कारण आया है? आपके 8 साल के। तो आप बोल सकते हो यहां पे कि जो 4 पार्ट है बेटा वो आपका इक्वल है यहां पे 8 ईयर के। किसके इक्वल है यहां पे? आपका 8 ईयर के। अगर 4 पार्ट 8 ईयर के इक्वल है तो आपका 1 पार्ट जो है यहां पे वो कितना आएगा? यहां पे आपका 2 ईयर। कितना आएगा यहां से? आपका 2 ईयर। तो आपका यहां पे एक पार्ट कितना आएगा? 2 साल का। ठीक है, अब देखो यहां पे 9:6 है ना, तो एक पार्ट 2 साल है, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका यहाँ पे 18, और कितना बनेगा आपका यहाँ पे 12। कितना बनेगा? 18 और 12। अब ये एज कौन सी आई है? ये आई है आपकी 5 साल पहले की एज। कौन सी एज आई है? 5 साल पहले की एज। आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड आशु। अनु और आशु की आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज की रेशियो निकालनी है। ये 5 साल पहले की है, तो इस टाइम पे जो इनकी प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी? इस एज में 5 ऐड करेंगे 23, और इसमें 5 ऐड करेंगे 17। तो ये किसकी निकल गया? ये आपकी यहाँ पे आशु इस टू अनु की, लेकिन आपको निकालनी है अनु इस टू आशु की। तो आपका बनेगा यहाँ पे 17:23। कितना बनेगा? 17:23 क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 110% ऑफ 110। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। यहाँ पे What is the value of 10% of 110% of 110? तो 10% का मतलब है 10/100, 110% का मतलब है 110/100, और 110 तो आपका 110 ही रहेगा। चलिए 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो आपका बचा कितना ऊपर? 11 × 11/10। तो 11 × 11 कितना होता है? 121/10 का यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट। तो आंसर आएगा 12.1, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ देखते हैं। बोला गया है यहाँ पे क्या आपको? वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री। ठीक है, एक रोम्बस है जिसका इंटीरियर एंगल कितना है? 60, एंड लेंथ ऑफ इस शॉर्टर साइड इज 8 सेंटीमीटर। जो आपकी लेंथ है यहाँ पे शॉर्टर साइड की वो कितनी है आपकी यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको यहाँ पे रोम्बस का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे जो आपका एंगल है इंटरनल एंगल वो कितना आपको यहाँ पे? 60 डिग्री। इंटरनल एंगल यहाँ पे कितना है आपका? 60 डिग्री। ठीक है, और बोला गया है यहां पे जो शॉर्टर साइड है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड कितनी है आपके यहां पे? 8 सेंटीमीटर के आपकी यहां पे शॉर्टर साइड है। अब बोला गया है यहां पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रोम्बस। अब देखो क्या है आपका यहां पे, अगर मैं देखूं आपका जो रोम्बस है उसका कोई आपको यहां पे बोला गया है इंटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है आपका यहां पे? इंटीरियर एंगल कितना है यहाँ पे आपका? 60 डिग्री। तो जो डायगोनल है, जो आपकी यहाँ पे डायगोनल है, वो रोम्बस को यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांटती है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांटती है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ रोम्बस है, वो क्या आएगा यहाँ पे आपका? वो आएगा यहाँ पे ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आएगा? ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल की यहां बात करूंगा तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे? 2 इंटू, देखो एंगल कितना है? 60, तो 60 एंगल कहां बनता है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यहां पे शॉर्टर साइड कितनी है? 8। तो आपका जब यहां पे शॉर्टर साइड 8 है, एंगल आपका 60 है, ये यहां पे रोम्बस को 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में ब्रेक करेगी। तो आपकी जो साइड बनेगी सारी की सारी वो कितनी बनेगी आपकी? 8 की। कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर की। तो क्या बन के आएगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 a²/4, √3 a²/4। तो क्या बनेगा? 2 इंटू √3/4 इंटू एरिया आपका ए कितना है? 8 इंटू 8, ये बनेगा आपका 1 ज़ा 2 ज़ा। ठीक है, तो बन गया 2 इंटू 2 इंटू 8 √3 बनेगा आपका यहाँ पे 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पे एरिया निकल के आया है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है बात यहाँ पे क्या है, अगर इंटीरियर एंगल आपका 60 है एंड देन द शॉर्टेस्ट जो आपकी यहाँ पे डायगोनल है वो डिवाइड करेगी आपके रोम्बस को 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आंसर आएगा आपका यहाँ पे 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका यहाँ पे। बोला गया है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 400 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इज। देखो आपको यहां स्क्वायर की बात कर रहा है,
ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है यहाँ पे आपका होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है आपका? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 400 का मतलब क्या हुआ? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी जो साइड है वो कितनी निकल के आएगी आपके यहाँ पे? 20। साइड कितनी आपकी यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। साइड कितनी आपकी? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब क्या है यहाँ पे आपका, यहां नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है आपकी यहाँ पे, ट्रेन आपकी यहाँ पे कितनी है? 220 मीटर लॉन्ग। 220 मीटर लॉन्ग, 220 क्या है आपकी यहाँ पे ट्रेन की क्या है? लेंथ है। एंड इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है यहाँ पे आपकी? 36 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए 110 मीटर लॉन्ग टनल। आपकी जो टनल है यहाँ पे, टनल कितनी है आपके यहाँ पे? 110 मीटर लॉन्ग क्या है? टनल है। सबसे पहले आपकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने कन्वर्ट करना है यहाँ पे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो क्या बनेगा आपका? 36 इंटू 5/18, ये 1 जा, ये बनेगा 2 जा, तो आपका बनेगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। 10 मीटर पर सेकंड क्या है आपकी? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन है, अब यहां आपको देखना है क्या लगाना है फॉर्मूला आपको? स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आपकी यहाँ पे? 220 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? 110 अपॉन टाइम आपको निकालना है, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 10। तो आपका बनेगा 10t इक्वल टू 330। तो यहाँ पे आपका t कितना निकल के आएगा? 33 सेकंड। कितना निकलेगा आपका यहाँ पे? टाइम है आपका यहाँ पे 33 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पे 11th का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी आपने कर ली हुई है ना, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर टाइम लगाओ, हम ये वीडियो 5 घंटे की नहीं बना रहे हैं। हमारा एक मोटिव है कि आपको जो एग्जाम देने जाना है उसका पता हो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आने हैं और कैसे आपने पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे आपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है इफ ए डाइस इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर लेस देन 3। देखो आपके डाइस को यहां थ्रो करना है, तो डाइस को थ्रो करने से आपके नंबर क्या होंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर लेस देन 3। आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? आपका लेस देन 3 होना चाहिए। तो लेस देन 3 कितना नंबर है आपके यहाँ पे? सिर्फ 2 नंबर है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस इवेंट की? यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी फेवरेबल है 2 अपॉन टोटल 6 है, तो 1/3 क्या है यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन 13 है आपका यहाँ पे द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर 7 एंड 21, 2 नंबर है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन यहां पे निकालना है। तो कैसा निकालते हैं आपका यहाँ पे? 7:21 सच दैट 21:x। ठीक है, निकालो 7/21 इक्वल टू 21/x। तो x कितना है यहां से? 21 इंटू 21 बटा 7, 7 1 जा 3 जा, तो आपका 63 क्या निकल के आएगा यहाँ से? x की वैल्यू 63 आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा? x की वैल्यू। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए A एंड B टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। A एंड B जो है वो आपके मिलके काम करते हैं कितने दिन में? आपके 20 दिन में। एंड A alone can do it in 30 days। A अकेला काम करता है 30 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से निकल के? 60। ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 2 जा। बोला गया है B alone can do the work in how many days। सबसे पहले A और B की एफिशिएंसी है 3 और आपकी A की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ B कितनी निकल के आएगी? 1। कितनी निकलेगी आपकी यहां से? 1। तो आपको निकालना है B का वर्क, तो B के डेज निकालने हैं, तो B के डेज कितने आएगा आपके यहाँ पे? 60/1 विच इज इक्वल टू 60 डेज। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 60 डेज क्या है आपका यहाँ पे? इसका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30। आपके 4 टर्म्स हैं, उसकी एवरेज कितनी है यहाँ पे? 30। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपकी 4 टर्म्स हैं, जहां बोल सकते हो एवरेज ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू 30। तो आपने एवरेज लिया यहाँ पे क्या है? x। ठीक है, x क्या लिया आपने यहाँ पे? एवरेज। x आपने यहाँ से सॉरी एवरेज आपको यहाँ पे 30 गिवन है। आपने बोला कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं एवरेज होता है सम ऑफ नंबर, क्या बोलता हूं? सॉरी बोला गया आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 30 एंड फर्स्ट टर्म
इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। देखो पहले पूरा क्वेश्चन यहां देखते हैं, बोला क्या गया है, आपको बोला गया है एवरेज ऑफ 4 टर्म इज इक्वल टू 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, 1/3 ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, बट इज द फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म यहां पे निकालनी है। देखो एवरेज और 4 टर्म कितनी है आपकी, यहां पे 30 है, तो इसका मतलब जो 4 टर्म है उसका यहां सम कितना आएगा, 120। 4 टर्म का यहां पे सम कितना निकल के आएगा, 120 आपका यहां पे इसका सम निकल के आएगा। अब देखो यहां से क्या है, अगर 4 टर्म का सम 120 निकल के आ रहा है और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1/3 ऑफ द आपकी रिमेनिंग टर्म, क्या है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म क्या है आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट टर्म यहाँ निकल के आएगी, हम बोलेंगे जो टोटल 4 टर्म्स हैं आपकी यहाँ पे वो कितनी है, जहां अगर हम यहाँ सपोज करते हैं आपकी जो 3 टर्म्स है आपकी यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, जो आपकी 3 टर्म्स है उनका यहाँ सम अगर मैं लेट करता हूँ 3x, यहाँ पे इनका सम कितना लेट करता हूँ 3x, तो आपका 1/3 ऑफ 3x जो है वो किसके बराबर निकल के आएगा, यहां से x के। तो निकालो यहां से x कितना है आपका बनता है, यहाँ पे आपका x ही बन के आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूं आपकी एक टर्म है x और जो रिमेनिंग 3 टर्म्स है वो कितनी है 3x, तो आपका यहाँ पे जो 4x है वो कितना बनता है 120, यहां से आपका x कितना बन के आएगा 30, कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 30। तो आपका x जो है वो 30 बन के आया है। तो 30 क्या है यहाँ पे मेरे पास आपका जो टर्म निकालनी थी फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 30 है। क्या किया देखो यहाँ पे फिर से एक बार, एवरेज ऑफ 4 टर्म 30, उसका मैंने यहाँ पे सम किया कितना बना 120। फर्स्ट टर्म जो है वो 1/3 ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स है। तो अगर मैं लेट करता हूं, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के साथ काटने के लिए मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं करता हूं कि सम ऑफ रिमेनिंग टर्म आपका 3x है, कितना है 3x, तो 1/3 ऑफ 3x कितना बनेगा, यहां से आपका x बनेगा। तो x क्या निकल के आएगी आपकी फर्स्ट टर्म। अगर 3 टर्म का सम 3x है और फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी x, तो चारों को ऐड करूंगा वो किसके बराबर है आपके 120 के। तो यहां से x कितना निकल के आएगा आपका 30, कितना निकलेगा x आपका यहां से 30। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहां हो गया। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करना कि आपने जितना भी टाइम मैथ के लिए रखा हुआ है ना, उसमें सबसे लास्ट में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है, बोला है यहाँ पे ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पुट इनटू वाटर कंटेन्ड इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो पहले बोला गया ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, आपको जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। देखो ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका स्फीयर है, क्या आपका यहाँ पे ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आपका यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इज पुट इनटू वाटर कंटेन्ड इन ए, इज पुट इनटू वाटर कंटेन्ड इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो अब क्या बोला यहां पे, जो सिलेंडर है ये आपका क्या है सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस कितना बोला गया आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, कितना बोला गया है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली इमर्ज इन द वाटर, अगर जो आपका स्फीयर है वो कंप्लीटली आपका इमर्ज हो जाता है वाटर में, ठीक है, द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइजेस बाय, जो आपका वाटर लेवल है सिलेंडर में वो कितना यहां पे राइज हो जाएगा, आपको ये चीज यहां पे फाइंड आउट करनी है। देखो बोला गया है अगर आपका एक स्फीयर है, अगर आपका एक स्फीयर है जिसका आपका रेडियस कितना है यहां पे 2 सेंटीमीटर, कितना है यहां पे आपका 2 सेंटीमीटर। अगर स्फीयर की रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है, सबसे पहले यहां पे जो हम बात करें इसका हमने क्या निकालना है, यहां पे वॉल्यूम और एक क्या निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है यहां से आपका, हम बोलते हैं आपका एरिया है यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है आपका एरिया ऑफ स्फीयर, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है, यहां पे क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर बात करूं आपके सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो आपका एरिया है, सिलेंडर का आपका यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया क्या निकलता है आपका सिलेंडर का, वो निकलता है आपका यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया। और जो वॉल्यूम ऑफ यहां सिलेंडर की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका यहाँ पे कितना, मेरे पास आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, क्या आपका यहाँ पे पाई
आर स्क्वायर एच। तो आपको यहां बोला गया है, अब क्या है, यहां बोला गया है कि इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली इमर्ज इन द वाटर, अगर स्फीयर जो है वो पूरा आपका वाटर के अंदर इमर्ज हो जाएगा, लेकिन किसमें, आपका यहां पे सिलेंडर में, किसमें, आपका यहां पे सिलेंडर में, देन बोला गया है बताओ कि आपका जो वाटर है यहां से वो कितना यहां पे वाटर आपका बाहर निकल के आएगा, कितना आपका वाटर यहां पे बाहर निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर जितना मेरे पास आपका स्फीयर का वॉल्यूम है, द स्फीयर का जितना मेरे पास क्या है, एरिया है, उतना ही एरिया उसने मेरे पास आपका इनसाइड द सिलेंडर यहां पे क्या करना है मेरे पास कंज्यूम, सॉरी, जितना इसका मेरे पास वॉल्यूम है स्फीयर का, उतना ही वॉल्यूम उसको चाहिए इस सिलेंडर के अंदर आने के लिए। ठीक है, जो आपका स्फीयर का यहां पे वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम चाहिए यहां पे उसको इसके अंदर आने के लिए, इसके अंदर यहां पे आने के लिए। अब यहां बोला गया है आपको निकालनी है हाइट, क्या निकालनी है आपको यहां पे हाइट, कि कितना मेरे पास यहां से इमर्ज हो जाएगा आपका टैंक यहां पे बाहर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि जो आपका स्फीयर है उस स्फीयर को मैंने उठा के डालना है सिलेंडर में, तो इसमें से कुछ पानी जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका स्फीयर यहां पे अंदर इमर्ज हो जाएगा। अब स्फीयर इमर्ज अगर अंदर होगा तो कितना पानी बाहर निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी यहां से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, अगर बात करूं ये क्या है आपका यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है आपका यहां पे मेरे पास, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और वहां से क्या है जो पाई आर स्क्वायर अच्छा है वो क्या आपका यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं यहां से तो बन के आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहां से सॉल्व करो, बनेगा 4/3, पाई तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, ठीक है, इंटू आर कितना है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू एच आपको यहाँ पे निकालना है। चलिए ये आपस में कैंसिल, इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल आपका यहाँ पे, तो हाइट यहाँ से कितनी निकल के आएगी आपकी 2/3, कितना आएगा यहाँ से आपका 2/3। तो इसका आंसर कितना है आपका यहाँ पे 2/3 सेंटीमीटर जो है वो क्या है यहाँ पे इसका आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर है। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लो, ठीक है। बोला था कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उसको मैंने इमर्ज करना है एक टैंक के अंदर, और टैंक के अंदर पहले का आपका यहाँ पे पानी पड़ा गया है। बोला है कि ये इसके अंदर इमर्ज होगा, कितना इमर्ज होगा वो डिपेंड करेगा, जितना इमर्ज होगा उतना ही पानी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है दोनों का वॉल्यूम अगर मैं यहाँ इक्वल करूंगा तो आपकी हाइट ऑफ द टैंक यहां से निकल के आ जाएगी। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 90। 2 नंबर है जिनका एलसीएम कितना है 90, एंड द नंबर आर इन द रेशियो 3:5x। 3:5x आपको प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर निकालना है। सबसे पहले क्या है, एक नंबर है आपका 3x और एक नंबर क्या है आपका यहाँ पे 5x। एक नंबर है 3x और एक नंबर क्या है आपका यहाँ पे 5x। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे 90। अगर मैं 3x और 5x का एलसीएम निकालता हूं तो उसका एलसीएम निकलेगा 3 × 5 × x। क्या निकलेगा 3 × 5 × x विच इज इक्वल टू कितना होता है 90। इक्वल टू कितना होता है 90। तो यहां अगर सॉल्व करूं तो x इक्वल टू कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 6। x कितना बन के आएगा 6। तो एक नंबर है आपका यहाँ पे 3 × 6 18, एक है 5 × 6 30। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएगा आपका 540। कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे 540। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू 540 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या बोला गया है, बोला द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इज 100 ईयर। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इज 100 ईयर, ठीक है। चलिए 3 पर्सन है जिनकी जो एवरेज एज है, जिनकी जो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इज 100 ईयर। तो और बोला गया है यहां पे आपको क्या, कि जो आपके 3 लोग हैं बिफोर 5 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5:9। चलिए बोला गया है 5 साल पहले उनकी एज थी 3:5:9। तो अगर मैं x ऐड करूंगा तो 3x 5x और कितना हो गया 9x। आज के टाइम उनकी एज है 100, तो 5 साल पहले इनकी जो एज है उसका सम कितना होगा 85। कितना होगा 85, ठीक है। आज के टाइम पे उनकी एज है 100 और 5 साल पहले की उनकी एज बताई गई है 3x 5x और 9x। तो इसका मतलब
3 साल 5 साल पहले जो उनकी एज का सम भी कितना होगा 85, मतलब सभी की एज से 5 साल हमने कम कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5x प्लस 9x, ये बनेगा 12x प्लस 5x, ये बनेगा आपका 17 ऑफ x इक्वल टू 85। तो x यहां से कितना निकल के आया 5। अगर x 5 है तो ये बनेगा आपका 15, x 5 है तो बनेगा आपका यहाँ पे 25, x 5 है तो बनेगा आपका यहाँ से कितना मेरे पास 45। तो 45, 25 और 15, 25 और 45। ठीक है, तो अब बोला गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन, जो आपकी यंगेस्ट पर्सन है उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ये जो एज है ये निकल के आई है 5-5 साल पुरानी, तो प्रेजेंट एज 20, 30 और 50, तो प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट कितनी निकल के आई आपकी यहाँ पे 20 साल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हो गया। 19th क्वेश्चन क्या है, बोला गया है आपको इफ a by 1 इज इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 5 गिवन है, आपको निकालना है a प्लस b प्लस c by c। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनको हम इक्वल टू लेट करते हैं k के, इक्वल टू लेट करते हैं k के। तो a by 1 इक्वल टू k, तो a कितना होगा आपका 1k, है ना। b by 4 इक्वल टू k, तो b कितना होगा आपका 4k। c by 5 इक्वल टू k, तो c कितना होगा यहां से आपका 5k अपॉन c कितना है 5k, तो बनेगा आपका यहाँ पे 10k अपॉन 5k विच इज इक्वल टू 2 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर निकल के आया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैं आपका बोर्ड पे समझाऊंगा, लेकिन जो आंसर है वो आपने कमेंट करके बताना है, जल्दी से वीडियो को पॉज करना, इसका आंसर बताना क्या है, देन आपका रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग मैं नहीं, रीजनिंग आपको दीपक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बोला गया एक कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एक कोन है आपका यहाँ पे, ठीक है, जिसका आपका रेडियस कितना है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है यहाँ पे आपकी 12 सेंटीमीटर। बोला गया इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये आपका कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है वॉल्यूम यहाँ पे कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, अब बोला गया है दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू एन सिलेंड्रिकल वेसल, इस पूरे पानी को आपने यहाँ पे किसी सिलेंड्रिकल वेसल में एम्प्टी करना है, मतलब सारा का सारे पानी यहाँ से उठा के यहाँ डालना है। तो इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम है और जो इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा आपका यहाँ पे सेम होगा, तभी आपका जो सारा का सारा पानी है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है आपको, देखो यहाँ बोला गया है आपको The water is emptied into an empty cylindrical vessel of radius 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना यहाँ से आपका 7 सेंटीमीटर। अब बोलेगा व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस वेसल, आपको हाइट निकालनी है, दोनों इक्वल करोगे, ये बनेगा 1/3 पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना है आपका यहाँ पे 12 इज इक्वल टू आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सॉल्व करोगे 3.5 1 जा 3.5 2 जा 1 जा 6 जा 1 जा 2 जा, तो आपकी जो यहाँ पे हाइट है ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना हाइट 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 3 जा, तो हाइट आपकी यहाँ बन के आएगी शायद 1 सेंटीमीटर। कितनी हाइट निकल के आई यहाँ से आपकी 1 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट निकल के आई है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे एक बार टच हो गए होंगे कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ क्या था, जो 20 क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके एक पूरे पैटर्न को फॉलो किया गया है, परसेंटेज, प्रॉफिट, जो भी आपके टॉपिक है, आपके प्रॉब्लम ऑन एजिस है, आपका मेंसुरेशन है, आपका टाइम एंड वर्क है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है। तो आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। स्पीड में जरूर करवाए हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपकी, हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो जाके हमारी प्लेलिस्ट में। क्लियर? तो चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग को ध्यान से पढ़ना, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जीएस के हैं, आपके इंग्लिश के हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर। हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोगों ने अभी आपके साथ मैथ का प्रैक्टिस से डिस्कस किया, शुभम सर ने आपको मैथ का सेशन कंप्लीट करवाया एंड आई होप आपने साथ साथ में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। मैं आपके साथ रीजनिंग सेशन डिस्कस करने आया हूं। सो वी आर विद ए मॉक टेस्ट ऑफ रीजनिंग सेक्शन। आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रीजनिंग। ठीक है, तो सामने आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, हल्का सा टाइम दूंगा आपको करने के लिए एंड आपने वो क्वेश्चन साथ साथ करने हैं। ठीक है, और उसके बाद टाइम के बाद मैं आपको खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहां पे, बुल इज रिलेटेड टू कऊ, बुल इज रिलेटेड टू कऊ, सो टेल हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, ये पूछा है हमसे। तो भाई अगर मैं बुल और कऊ का रिलेशन देखूं तो बुल इज ए मेल एंड कऊ इज ए फीमेल, ठीक है, ये जेंडर्स हैं, इनका मेल जेंडर क्या है, बुल एंड फीमेल इज कऊ। सिमिलरली हॉर्स इज ए मेल जेंडर एंड हॉर्स का फीमेल क्या है, हॉर्स का जेंडर क्या है, दैट इज मेयर, दैट इज मेयर। तो आपका ऑप्शन हो क्या होगा, ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दैट विल बी द राइट आंसर गाइस। चलिए भाई, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। चले, आई एम सॉरी मैंने आपको टाइम नहीं दिया, अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको जरूर टाइम दूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, राइट। तो जल्दी ट्राई कीजिए। दिस इज ड्राम एंड दिस इज आर्मेनिया। बताओ शक्ल कैसे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो शक्ल इज रिलेटेड टू इजराइल। अब ये है क्या भाई, ये ड्राम जो है वो आर्मेनिया की करेंसी है, दिस इज कंट्री एंड दिस इज करेंसी, दिस इज कंट्री एंड दिस इज करेंसी। सिमिलरली इजराइल की करेंसी जो है दैट इज शेकल, दैट इज शेकल। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ये आपकी एनालॉजी ही चल रही है अभी तक, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको एनालॉजी में से आए हैं इस मॉक टेस्ट में, 3 क्वेश्चन आपको आए हैं एनालॉजी से, राइट। दैट मीन्स एनालॉजी पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनालॉजी करने के लिए आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनालॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक छोटा सा टॉपिक है, एनालॉजी में आपकी हर एक चीज कवर होती है, फ्रॉम जीके टू मैथ टू रीजनिंग, एनालॉजी में आपकी ये हर एक चीज कवर होती है। तो चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या 16 is to 40 then how is 20 related to, अच्छा if 16 is related to 40 20 किससे रिलेट करेगा, तो यहां 16 है, यहां 40 है, 20 है, यहां डैश है। तो कुछ सोचे जरा, मैंने आपको कहा कि आपकी एनालॉजी जो है ये पूरे के पूरे लॉजिक्स के ऊपर बेस करती है, या तो आपको ये आएगी या तो नहीं आएगी। आप ट्राई करना कि एटलीस्ट 3 में से 2 क्वेश्चन एनालॉजी के आप करके ही आ जाओ, राइट। चलिए भाई, तो 16 को अगर 40 से रिलेट करूं तो 16 5 क्या होता है स्टूडेंट, 16 5 होता है 80, 16 5 क्या होता है 80, ठीक है। और 80 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 40। दैट मीन्स पैटर्न क्या है, पैटर्न है जिसको मैंने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यही सेम पैटर्न मुझे यहां भी फॉलो करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। आंसर क्या आ जाएगा 50। तो ऑप्शन 2 जो है दैट इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको बिल्कुल पेपर की तरह ही लेंगे, जैसा हमारा एग्जाम चल रहा है इसको वैसे ही लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 80 is related to 120 then pan is related to what। अगर 80 जो है that is related to 120 तो बताओ pan जो है वो कैसे रिलेटेड है। आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं इसको करने के लिए, जरा सोचिए। नो डाउट आपके पास एग्जाम में बहुत सारा टाइम होगा, आपके पास पूरे 2 घंटे हैं इस पेपर को करने के लिए, लेकिन स्टिल अभी हमारे साथ आप मॉक कर रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड को एनहांस करने का ट्राई करो, राइट। चलिए करिए इसे। सो कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड लग रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से। कहां से रिलेटेड लग रहा है मुझे, कोडिंग डिकोडिंग से। तो जरा देखिए क्या पैटर्न लग रहे हैं यहां पे। जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है ना तो आपको याद क्या रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। जब भी अल्फाबेट टू न्यूमेरिक जा रहा है तो आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20। तो यही तो लिखा हुआ ना यहां पे, ए की प्लेस वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 और टी की लिखी हुई है 20, राइट। तो इसका पैटर्न क्या बन गया, इसका पैटर्न बन गया हमारा 120, ठीक है। अब मैं अगर इस तरफ से देखूं तो P की वैल्यू क्या होती है, इजोटी, आपको याद होगा इजोटी क्या होता है, ठीक है। इजोटी में दिस मीन्स 5, दिस मीन्स 10, दिस मीन्स 15, दिस मीन्स 20 एंड दिस मीन्स 25। तो P कहां पे आता है, O के बाद आता है, तो अगला क्या आएगा 16। P की जगह क्या आएगा भाई आपका 16, A की जगह क्या आएगा आपका 1, और N की जगह क्या आएगा, N कहां पे है JKLMNO, दैट मीन्स N आएगा आपका 14th नंबर पे। तो आपका जो नंबर आएगा दैट विल बी 16114। आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 4, 16114। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है अभी आपका अगले 2 दिनों में एग्जाम है, तो समझने का टाइम नहीं है। अभी का जो टाइम है दैट इज फॉर मॉक्स ओनली। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब समझने वाला टाइम निकल गया, 7 महीने हो गए एग्जाम की डेट्स निकले हुए। जो समझने वाला टाइम था वो आपको पहले यूटिलाइज करना था। अभी का टाइम किसके लिए है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है और जो आगे जाके एग्जाम क्वालिफाई करने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस का टाइम है, राइट। चलिए, एंड आई डेफिनेटली एश्योर यू, मैं आपको ये अच्छे से एश्योर कर देता हूं कि अगर आप इस मॉक टेस्ट की सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प रहने वाली है स्टूडेंट्स, राइट। चलें भाई, क्योंकि हम बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बॉयज, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका क्या सिखाया है स्टूडेंट्स, जब भी आपको इंडिकेशन वाले क्वेश्चन आए हो तो उस स्टेटमेंट को आप सामने पेपर पे लिख लो। अब क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो शीट पे ही आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको पेपर पे ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। ए बॉय सेज टू गर्ल, ए बॉय सेज टू अ गर्ल, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए तब तक। योर फादर्स वाइफ, योर father's wife is the only daughter of my maternal grandmother, my maternal grandmother, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट खत्म हुई। पूछा है हाउ इज बॉय रिलेटेड टू, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। बताओ वो बॉय जो है वो गर्ल से कैसे रिलेटेड है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताई हुई है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए मिले तो इसको पीछे से स्टार्ट करना है। हमको ये स्टेटमेंट पकड़नी है और इसको पीछे से स्टार्ट करना है। तो ये है मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी ये कौन होती है, मेरी नानी। मैटरनल ग्रैंडमदर कौन होती है, मेरी नानी। ग्रैंडमदर 2 होती हैं, एक पैटर्नल यानी मेरी दादी और मैटरनल यानी मेरी नानी। तो मैटरनल ग्रैंडमदर की बेटी कौन होगी, अगर मेरी नानी है तो उसकी बेटी कौन होगी, उसकी इकलौती बेटी कौन होगी। यहां लिखा हुआ है ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडमदर, लिखा हुआ है ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। ये बोल कौन रहा है, ये बॉय बोल रहा है। तो ये यहां तक जो आती है यहां पे, यहां तक इस पूरी लाइन को काट के मैं यहां क्या लिख दूंगा, बॉयज मदर। यहां तक बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, यहां तक बात हो रही है बॉयज मदर, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, वाइफ, अच्छा योर फादर्स वाइफ इज बॉयज मदर। अच्छा ये बॉय कौन है, ए बॉय सेज, अच्छा ये बॉय मैं ही हूं, ये बॉय कौन है, वो लड़का ही है, ये बॉय ही बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे माई मदर बोल दूंगा मैं, ठीक है। मैं अपने आप को वो लड़का मान रहा हूं, आई सेड बोल देता हूं, ठीक है। तो कहा हुआ है योर फादर्स वाइफ इज माई मदर। फादर की वाइफ कौन होगी, योर, दिस इज मी। भाई आपके फादर की
जो वाइफ है वो मेरी मदर है, वो मेरी क्या है, मदर है। यानी ये कौन है, ये वो बॉय है। ठीक है, अब पूछा है हाउ इज बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल। बॉय ये लड़की है, ये लड़का है, तो बॉय जो है वो गर्ल से कैसे रिलेटेड है, तो बॉय और गर्ल का रिलेशन क्या है, भाई बहन का। तो बॉय क्या हुआ स्टूडेंट्स, बॉय हुआ ब्रदर। बॉय कौन हुआ, ब्रदर। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राइट। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। अभी छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। 3 आउट ऑफ द 4 वर्ड्स आर अलाइक। इनमें से 3 वर्ड्स जो हैं एक जैसे हैं, हमको यहां से ऑड वन आउट करना है। क्या करना है, ऑड वन आउट। अब ये ऑड वन आउट करने के लिए भी आपकी जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वर्ड्स है हमारे पास, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, इसके बाद क्या है, द रोमन कोलसम। ठीक है, इसके अलावा ताज महल। ठीक है, और इसके अलावा कुतुब। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं लिख यहां इसलिए रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए। ठीक है, आप भी मेरे साथ थोड़ा सोच पाओ। एग्जाम में बहुत टाइम है हमारे पास, तो टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो ऑड वन आउट कौन सा है स्टूडेंट्स, पहले तो अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे ऑड वन आउट क्या होना चाहिए, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वंडर है, ये 7 वंडर्स का एक पार्ट है, ये भी 7 वंडर्स का एक पार्ट है, और ताजमहल भी 7 वंडर्स का एक पार्ट है। तो ये तीनों हो गए 7 वंडर्स, लेकिन कुतुब मीनार जो है वो 7 वंडर्स का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स जो ऑड वन है वो कौन है, कुतुब मीनार है। ऑड वन कौन है, कुतुब मीनार है। चलिए आगे हमको एक और ऑड वन आउट करना है। अगले क्वेश्चन में एक और ऑड वन आउट कहा गया, हमको कहा है रेडिश। अब आपको इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। टर्निप, ठीक है, कैरेट और टोमेटो। इनमें से ऑड वन आउट कौन है, इनमें से अलग कौन है, इनमें से भिन्न कौन है। ठीक है, तो बताइए। देखो इनमें से जो सबसे अलग है वो कौन सा है, ये टमाटर। रेडिश क्या होती है आपकी, मूली। रेडिश क्या होती है आपकी, मूली। टर्निप क्या होता है आपका, शलगम। ठीक है, कैरेट क्या होती है आपकी, गाजर। ठीक है, और टोमेटो क्या होता है, टमाटर। ठीक है, अब आप बताओ, ये मूली जो होती है ये ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, मूली ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है। शलगम जो है, शलगम क्या होता है, शलगम भी ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। गाजर जो है, गाजर भी ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है। लेकिन टमाटर जो है, टमाटर एक हमारा प्लांट पे ग्रो करता है। टमाटर क्या होता है, वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है, ऑड वन आउट कौन सा है हमारा यहां पे, टोमेटो, राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑल्सो एन ऑड वन आउट। इसमें से भी आपको एक अलग पैटर्न फाइंड आउट करना है। पैटर्न है आपके पास 9:82, 11:120, 5:26 एंड 7:50। अगर मैं पैटर्न देखूं तो यहां पे 9 है, तो यहां पे क्या बन रहा है, 9 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 82। ये है 11, और यहां पे क्या है, 11 का स्क्वायर -1 हो गया यहां पे। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, ऑड वन आउट होगा इनमें से, क्योंकि यहां +1 हो रहा है और यहां -1 हो रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 5, और उसका अगला क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1। ये भी 5 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और यहां पे क्या है 7, और 7 का स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स इसमें इस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं और +1 कर रहे हैं, लेकिन इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, उसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें से एक क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 11:120, राइट। चलिए बढ़िया, आई होप आपको ये आ रहे हो, और आपको वीडियो के लास्ट में अपने अटेम्प्ट्स कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो जरूर बताने हैं। आपको ये चीज जरूर हमको मेंशन करनी है। पूछा है आपसे अगले, इनमें से बताओ कौन सा पेयर जो है वो ऑड है। तो PSADIL और DF, ये 4 पेयर हैं आपके पास। तो P
क्यू आर फिर एस आता है, ठीक है। अगर P यहां पे है तो क्यू आर एस, मतलब बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। A B C फिर आता है D, I J K फिर आता है L, लेकिन D की जब बात करो तो D में एक ही आता है और बीच में कौन आता है, F। दैट मीन्स इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, लेकिन इसमें सिर्फ एक का ही गैप है। तो आपका जो ऑड पैटर्न है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, देखिए जरा क्वेश्चन को। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डी कोडिंग। ये क्वेश्चन आपका कहां से है, ये क्वेश्चन आपका कोडिंग एंड डी कोडिंग से है। तो क्वेश्चन है पैट जू सिम मीन्स ईट मैंगो। मैं आपको करके दिखा देता हूं ये करना कैसे होता है। लिखा हुआ है पैट जू सिम, इसका मतलब क्या दिया है आपको, ईट गुड मैंगोज, ईट गुड मैंगोज, राइट। आगे है आपके पास पास सिम टिम, पास सिम टिम, इसका कोड क्या है आपके पास, मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, टिम जू किट, टिम जू किट, इसमें आपका कोड क्या, परचेज गुड्स, परचेज गुड स्वीट, इसका ये रहा, ठीक है। तो पूछा है परचेज का मीनिंग क्या है, पूछा है आपको परचेज का मीनिंग क्या है। तो आपको ये पता होगा कि करने का फॉर्मेट क्या होता है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। बट ऑब्वियसली इस छोटी सी क्लास में, इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम बिल्कुल कंसेप्ट आपको नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी कोडिंग डिकोडिंग की, राइट। तो एक और बात, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके लिए प्रोबेबली कल भी एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे बिफोर एग्जाम, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह होगा। हो सके तो आप क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखो वहां पे एंड मार्क करते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है, ताकि आप लास्ट में अपना स्कोर भी कंक्लूड कर पाओ। बढ़िया। चलिए पूछा है परचेज का कोड क्या है, तो परचेज मुझे यहां कहीं दिख रहा है, परचेज मुझे दिख रहा है कहीं पे, परचेज यहां पे है, ठीक है। दैट मीन्स परचेज का कोड या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ऑप्शन में देखता हूं इन तीनों में से कोई वर्ड गिवन है। ऑप्शन में टिम भी गिवन है, जू भी गिवन है और किट भी गिवन है, ठीक है। किट भी गिवन है, तो क्या पैटर्न लगाया जाए, देखो अगर मुझे गुड का कोड और स्वीट का कोड पता लग जाए, अगर मुझे गुड का कोड और स्वीट का कोड पता लग जाए तो मैं आराम से जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, परचेज का कोड। क्योंकि ये देखो यहां परचेज गुड स्वीट, इनमें से एक कोड जो है वो परचेज का है, एक कोड जो है वो गुड का है, एक कोड जो है वो स्वीट का है। तो अगर मैं गुड का और स्वीट का कोड पता लगा दूं तो यहां से आराम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो स्वीट कहां दिख रहा है मुझे, स्वीट मुझे एक यहां पे दिख रहा है और मुझे यहां पे दिख रहा है, और इन दोनों में भी कॉमन चीज है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है मुझे, इन दोनों में कॉमन चीज दिख रही है मुझे, ये टिम। दैट मीन्स स्वीट का कोड क्या है, टिम। इसका मतलब परचेज का कोड टिम तो नहीं हो सकता। अब दूसरा मैं देखता हूं गुड कहां पे, तो गुड मेरे को यहां पे दिख रहा है, गुड मुझे यहां पे दिख रहा है और गुड मुझे यहां पे दिख रहा है। और इन दोनों में अब इस वाले में और इस वाले में कोई कॉमन चीज है, तो ये रहा जू और ये रहा जू, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट जो है ये किसका कोड होगा, परचेज का कोड होगा। तो परचेज का कोड क्या निकल के आएगा आपके पास, किट। परचेज का कोड जो है वो निकल के आएगा स्टूडेंट्स आपके पास किट, राइट। चले भाई मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, ब्लैक को मैं कहता हूं, ब्लैक को बोलता हूं रेड, ठीक है। कहा हुआ मुझे व्हाइट इज कॉल्ड येलो, अच्छा रेड इज कॉल्ड व्हाइट, रेड को कहता हूं व्हाइट, ठीक है। व्हाइट को कहता हूं येलो, व्हाइट को कहता हूं येलो, ठीक है। और येलो को कहता हूं ब्लू, येलो को कहता हूं ब्लू, और ब्लू को क्या कहता हूं मैं, ब्लू को कहता हूं ब्राउन, ब्लू को बोलता हूं स्टूडेंट्स ब्राउन। तो पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ चॉक पीस, चॉक पीस का कलर क्या होता है, हमको पता है चॉक का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो व्हाइट को क्या बोलते हैं हम, येलो बोलते हैं, व्हाइट को क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। तो चॉक का कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, येलो।
चौक का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई आगे देखते हैं। एल्सा इज रिटन एज, एल्सा इज रिटन एज व्हाट, इट इज रिटन एज 613202, 613202, ठीक है। अन्ना, ANNA इज रिटन एज 215152, ठीक है। तो पूछा है हमसे कि बताओ लिंडा का कोड क्या होगा, लिंडा, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, बताओ लिंडा का कोड क्या होगा। तो ई से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, इसको। तो ई का कोड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी कभी आपको अल्फाबेट से न्यूमेरिक में जा रहे हैं, दैट मींस क्वेश्चन जो है वो 90% चांसेस है, क्या क्वेश्चन 90% चांसेस है कि वो अल्फाबेट नंबर पे होगा, उसके नंबर से डील कर रहा होगा, उसकी प्लेस वैल्यू से, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से डील कर रहा होगा। तो ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो यहां क्या हो गया, +1 हो गया, 6 हो गया। एल की वैल्यू क्या होती है, तो इजोटी लिख लें यहां पे एक बार, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, जे के एल, तो ये होता है 12, तो प्लस हो रहा है 1, दैट मीन्स यहां पे भी क्या हो गया, 13 हो गया। ये ई का कोड आ गया, ये इसका कोड आ गया। एस का कोड क्या होता है भाई, OPQRS, एस का कोड होता है 19, +1 हो गया 20, ए का कोड होता है 1, +1 हो गया 1, तो आ गया 2। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां पे डील कर लेते हैं। हमारा एल का कोड क्या होगा, एल का कोड होगा हमारा 12, +1 कर दूंगा, एल का कोड आ जाएगा मेरा 13, तो एल की जगह क्या आ जाएगा 13। आई की जगह क्या होगा, आई जे 9 +1 क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा हमारा 10। तो 13 10 करके कोई आंसर है आपका, 13 10 करके तो आपके 3 आंसर है। तो अभी तक हम और देखेंगे। एन का कोड क्या होता है, आई जे, एन और ओ 14, एन का कोड होता है 14, +1 यहां आ जाएगा 15, ठीक है, यहां आ जाएगा 15। डी का कोड होता है 4, +1 हो जाएगा 5, ए का कोड होता है 1 +1 हो जाएगा 2। तो कोड आपका जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा 13101552। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलें भाई आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन सेंस से है। अगला क्वेश्चन कहां से है, डायरेक्शन से है। तो ध्यान से देखेंगे, W is to the west of X, W is to the west of X, which is to the south of Y, which is to the south of Y, ठीक है। If T is to the west of X, अगर T जो है वो west of X है, T जो है वो X के वेस्ट में, तो T जो है यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। T is to the west of X, then in which direction T with reference to Y, T जो है वो I से किस डायरेक्शन में है। T जो है देखो, अब T जो है वो यहां भी हो सकता है और T जो है वो यहां भी हो सकता है, बस कहा हुआ है वेस्ट में है। तो अगर इसके रेफरेंस से देखूं तो यहां पे मैं प्लॉट बना लेता हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन आती है आपकी, ये आती है आपकी कौन सी, साउथ, और ये कौन सी है हमारी, वेस्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साउथ वेस्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वुमेन B एंड F स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। B, ये हमने मान लेते हैं कि B और F ने किस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। वुमेन B वॉक्स इन 13 मीटर इन द वेस्ट। जो B है, B के लिए मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और दूसरे वाले के लिए मैं F के लिए डबल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो B ने क्या किया, B वॉक 13 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, लेफ्ट चल गई और 6 मीटर चल गई, ठीक है। वुमन F वॉक्स 6 मीटर टू साउथ, F जो है वो 6 मीटर साउथ पे आई, ठीक है। मैं इसके लिए डबल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। ये लिख लो, ये सिंगल लाइन किसके लिए है, B के लिए, और डबल लाइन किसके लिए है, F के लिए, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ गई और 8 मीटर चल गई। कहां चली गई, 8 मीटर चल गई। फिर इन विच डायरेक्शन इज F विद रिस्पेक्ट टू B, ये देखो यहां पे जो पॉइंट है ये सेम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, दैट मीन्स ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही होगी। पूछा है हमसे
अभी ये किसका फाइनल पॉइंट है? ये फाइनल पॉइंट है बी का, और ये किसका फाइनल पॉइंट है? ये फाइनल पॉइंट है भाई एफ का। पूछा है एफ बी से किस डायरेक्शन में है, तो ये बी है, तो यहां से कार्ड ड्रॉ करूंगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स? आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो आपका अच्छा डिस्टेंस भी पूछा है क्या? हमसे डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो 21 मीटर ईस्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 13 और ये 8, 13 और 8 कितना हो गया? 21 मीटर ईस्ट जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इन ए रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ पंकज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। पंकज जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 10th नंबर पे है, ठीक है। एंड गौरव इज 16 फ्रॉम द राइट, गौरव जो है वो राइट से कौन से नंबर पे है? 16th नंबर पे है, ठीक है। ये पंकज है, ये गौरव है, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन गौरव इज नाउ 5th फ्रॉम द राइट, अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले, दैट मीन्स वो यहां पे आ जाए और ये यहां पे चला जाए, तो अब गौरव कहां आ गया? गौरव यहां पे आ गया। लेकिन कहा हुआ है कि गौरव जो है ही इज नाउ 5th फ्रॉम द राइट, गौरव अब क्या है? 5th फ्रॉम द राइट, गौरव क्या है? 5th फ्रॉम द राइट। तो पूछा है हमसे पूछा है कि भाई बताओ रो में कितने लोग हैं, तो रो में कितने लोग होंगे? ये 10 और ये 5 और ये 2 बार हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 लोग। रो में कितना लोग हैं? 14 लोग इस रो में हैं। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर आपने ये पढ़ा होगा आपको चीजें तभी समझ में आएंगी, अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। यहां मेरा काम अभी आपको चीजों को समझाना नहीं है, समझाएंगे हम, अब तो चलो समझने का टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन समझाया हुआ है हमने, शुभम सर ने समझाया है आपको बाकी लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1, 18, 75, 196 एंड डैश। तो बताएंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां पे। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सीरीज है ये, देखिए जरा इसमें है क्या। दिस इज 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1। ये क्या है? ये है 3 का स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स 9 इंटू 2 कितना आ गया? 18। फिर ये क्या चल रही है? ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। फिर ये बन रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 3, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75। फिर ये बन रहा है 7 का स्क्वायर इंटू 4, क्या बन रहा है? 7 का स्क्वायर इंटू 4, 7 का स्क्वायर तो 49 इंटू 4 करूंगा, 9 4 से 36 हो जाएगा, 16 17 18 19, तो आ जाएगा 196, ठीक है। फिर अगला क्या होगा आपका? 9 का स्क्वायर प्लस इंटू 5, 9 का स्क्वायर इंटू 5 दैट मीन्स 81 इंटू 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 5 8 जा 40, तो 405 जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो अगर ये आपको नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है। चले अगला है आपके पास 45, 40, 31, 26, 24 डैश। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? सीरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है, सीरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है। तो ये क्या हो रहा है आपका? -5, ये हो गया आपका -9, ये हो गया आपका माइनस, कितना माइनस हो गया? ये तो कम माइनस हो गया, दिस इज -5 अगेन, और ये भी -9 होना चाहिए ना हमारा, तो 26 में 24 जाएंगे तो -2 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो ये तो पैटर्न नहीं बना। कुछ और देखते हैं, इसमें अल्टरनेट करके देखते हैं, इसको अल्टरनेटिव करके देखते हैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना हो रहा है? -14। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना हो रहा है? 31 - 24, 31 - 24 कितना होता है? -7। अच्छा भाई, ये 14 आ गया या 7 आ गया? यहाँ से देखते हैं करके, तो ये कितना हो रहा है? -14 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? -7 हो जाएगा। तो 24 में से 7 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर आ जाएगा आपका 17। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 17। तो 17 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड, 24 में से 7 नहीं निकालना, 26 में से निकालना है, तो 19 आंसर आ जाएगा। 26 में से 7 निकालने हैं तो आंसर क्या आएगा? 19। तो ऑप्शन बी
विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई बढ़िया। अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और सीरीज का क्वेश्चन है आपके पास 3-17 32 57 100। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं करने के लिए दे रहा हूं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एग्जाम का लेवल मैंने हल्का सा हाई रखा हुआ है, थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम मैंने पिक किया हुआ है, ताकि आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ कि चीज़ें अगर डिफिकल्ट लेवल पे आ जाती हैं तो कैसी होंगी, राइट। चलिए भाई, ये आप खुद सॉल्व करोगे। इसका आंसर आपको अगर बता दूं, नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको डायग्राम दी हुई है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ग्रे, ब्लू और कलर। तो हमको पता है ग्रे और ब्लू क्या होते हैं, कलर ही होते हैं। तो पैटर्न क्या बनना चाहिए, ये आ गया आपका कलर, ये कलर आ गए जिसमें ये ग्रे है और ये ब्लू है। तो इस तरह की कोई डायग्राम आपको अगर दिख रही है तो देखो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट, डियर, हर्बीवोर। एलिफेंट, डियर, हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होता है, हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ वेज खाना खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो हमको पता है डियर भी सिर्फ वेजिटेरियन खाता है और एलिफेंट भी वेजिटेरियन ही खाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर्बीवोरस में ये दोनों कैटेगरी आएंगी। तो आंसर क्या आएगा, ये हर्बीवोरस आएंगे, ये एलिफेंट आएंगे और ये डियर आ जाएंगे। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, राइट। चलिए बढ़िया, तो ये थे आपके स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, चीजें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपको। एंड प्लीज जितने आपने क्वेश्चन करेक्ट किए, चाहे आपने 5 क्वेश्चन भी करेक्ट किए हो, चाहे आपने 10 क्वेश्चन भी करेक्ट किए हो, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट आपको ही पता लगे कि आपका कंपटीशन क्या है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे कि उनके टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, टोटल कितने गलत हुए, सेक्शन वाइज भी आप मेंशन कर सकते हो कि मैथ के इतने सही हुए, इंग्लिश के इतने सही हुए, रीजनिंग के इतने सही हुए और जीएस के इतने सही हुए। तो चीज़ें बहुत थोड़ा सा आपको लेवल पता लगता है कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हो। सो दिस वाज योर सेकंड सेक्शन। अगली सेक्शन में आपको तानिया मैम मिलेंगे जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश का आपका मॉक टेस्ट लेंगे। सो थैंक्स फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। सो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दानीदार फोर्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यू हैव टू आंसर ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेया हथु द्वारा इसे बनाया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। Second one is 850 megawatt Rattle hydropower project will be built on which river। तो कौन सी रिवर पे बनेगा। Central has allocated 5200 crore for this project। So you have to answer, ये बनेगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में on चिनाब रिवर। Next one is कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस is of which of the following state। ये कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया के जिसने रिकग्नाइज किया गया। एंड कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यू नो, किसी भी चीज़ की खासियत को, स्पेशलाइजेशन को, वटएवर, वो कुछ भी हो सकता है। नॉट इन केस ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक कोई वुडन पेंटिंग हो सकती है, ओके। जैसे कोल्हापुरी पेंटिंग को मिला था, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला था, ओके। तो इसी तरीके से हमारी सैफरॉन को मिला। यू हैव टू आंसर विद अ डॉक्यूमेंटेशन नंबर। सैफरॉन को तो मिला, अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नंबर भी बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 635। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर। तो किसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अशोका। Next one is who translated the 8th part of Raj Tirangani into Kashmiri literature। You know, राज तिरंगनी कल्हाना द्वारा लिखी गई संस्कृत में
मुल्ला अहमद द्वारा उसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, ईस्टर्न द्वारा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। ना ये आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, राज तरंगिनी का 8th पार्ट भी कश्मीर लिटरेचर में ट्रांसलेट किया गया था, तो किसके द्वारा? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर बशीर बशीर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, कश्मीर वॉज ओरिजिनली ए लेक कॉल्ड सतीसर। तो सतीसर का क्या नाम, मतलब सतीसर मीन्स, यू हैव टू आंसर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, लेक। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन विच ईयर। तो गांधी जी वापस कब आए थे इंडिया में? दिस इज द क्वेश्चन। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। सो ये वापस आए थे 9 जनवरी 1915। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल कब बनी थी? So the correct answer for this question is 1911. Who is the present Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court? This is the question for you. Correct answer for this question is option number B, Pankaj Mithal, जिन्होंने रिप्लेस किया गीता मित्तल को। Who is the author of the book Tariq-e-Jammu? Correct answer for this question is Hazmatullah Khan. Next one is, which of the following is the tributary of Chenab? Correct answer for this question is Marusudar. Next one is, what is the main objective of Mera Vetan app? You know, Mera Vetan app जो हमारी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर, तो यू हैव टू आंसर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या टिकट बुकिंग के लिए, यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए, सैलरी ट्रैकिंग के लिए, या शिकारा बुकिंग के लिए? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सैलरी ट्रैकिंग। व्हाट इज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गारसेन। आई होप आप आंसर खुद ही गैस कर रहे हो मेरे आंसर बताने से पहले, बिकॉज टेस्ट आपका चल रहा है। रामाकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? नेशनल यूथ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी की। इन 1610 गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Jupiter. Next one is, the device which converts chemical energy into electrical energy is called? Correct answer for this question is battery. Next one is, how many official languages in Jammu and Kashmir Union Territory right now? तो right now कितनी official languages हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, ये आपने बताना है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। राइट नाउ वी हैव 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 5 कौन कौन सी है हमारी जी? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी एंड कश्मीरी। सो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आपने याद रखना है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट वन इज परमंडल टेम्पल, जिसको हम छोटा काशी भी बोलते हैं। यू हैव टू आंसर इज लाइक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट सांबा। नेक्स्ट वन इज, which of the following variety of rice is grown in Jammu and Kashmir? Worldwide famous बासमती राइस, तो इस राइस की वैरायटी कौन सी है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज K332। एंड गाइस देखो, जीएस सेक्शन का रहता है कि इफ़ यू नो द आंसर यू कैन मार्क 40 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स। इफ़ यू डोंट नो वो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जीएस एक स्कोरिंग पोर्शन रहता है इसमें आप, अगर आपको आता होगा, यू कैन डू इन 10 to 12 मिनट्स ईजिली। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है ये आपने बताना है।
26 is the correct answer for this question. Which district is known as land of Bolis and Devika? Correct answer for this question is district Udhampur. City of Sands Punch. Okay. मिनी कश्मीर हमारा, हम भद्रवा टाउन को बोलते हैं. उधमपुर इज द करेक्ट आंसर. कैंडेला इज द यूनिट ऑफ luminous intensity. Which gas was responsible for Bhopal gas tragedy that took place on 2nd December 1984? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी हम इसी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 2 दिसंबर को. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो गैस लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट. Which among the following is a greenhouse gas? According to options आपने बताना है इसमें से greenhouse gas कौन सी है. Correct answer for this question is option number B, methane. Who is known as the father of blood grouping and immunochemistry? Correct answer for this question is Carl Landsteiner. Which of the following statement is not correct with the respect to Bahu Fort? ये आपने बताना है. It has a temple dedicated to goddess Mahakali. Exactly. It was revamped by the king of Dogra dynasty. It has a well laid out park known as Baghe-Bahu. तो चारों के तीन options correct है. The fourth option is it is situated on the bank of river Chenab. यहाँ अगर तवी होता तो सारे ठीक होते, बट यहाँ चिनाब है. सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ये तवी रिवर के किनारे है. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? देखो, एक ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी होता है, वो 15 अक्टूबर को होता है. एंड वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 5 मई को. दाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर. Correct answer for this question is Hangul. Next one is which of the following temple in Jammu and Kashmir is associated with goddess Ragna Devi and is important tourist destination? Correct answer for this question is option number C, Kheer Bhavani temple. गांधरबल में इसका मेला भी ऑर्गेनाइज होता है. आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? Correct answer for this question is hockey. Which of the following is a logical sequence of food chain? Correct answer for this question is first are the producers, then consumers, then decomposers. Which of the following disease is caused by the deficiency of calcium? Correct answer for this question is osteoporosis. HIV cause AIDS. एड्स होता है इसमें बाय अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स. तो कौन से टाइप ऑफ ब्लड वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है ये वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है? सो दी सेल्स आर CD4 सेल्स. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. वर्ल्ड हेल्थ डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? Tedros Adhanom is the DG, Director General of World Health Organization. So 7th March is the correct answer for this question. India has launched which initiative to provide COVID-19 vaccine to other countries? You have to answer the name of the initiative. Vaccine Maitri is the correct answer for this question, and under this India is helping different countries like providing vaccines. Davis Cup is related to which of the following? Tennis is the correct answer. Ranbireshwar temple in Jammu district has around 1.25 small lingams. तो ये लिंगम छोटे छोटे शिवलिंग्स कौन सी नदी से लाए गए हैं ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नर्मदा. Which state two village Nolai Shahi and Venkatrayapur has been declared by UNESCO as tsunami ready? So ये दोनों विलेज से हमारी
उड़ीसा स्टेट के। द फाइनल क्वेश्चन इज हमारी झेलम रिवर इज द मेन वाटर वे ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, इट्स टोटल लेंथ इन वैली, इसकी टोटल लेंथ कितनी है ये आपने बताना है, जो वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करती है। इट्स टोटल लेंथ इन वैली इज 177 किलोमीटर। So guys, that's all. We have completed the 40 questions. I hope you had scored well. Thank you and take care. Hi everybody, welcome to my lecture. As you all know कि आज हम लोग important questions kind of एक mock test जो है वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने वाले हैं. So I have 20 questions set for you. 20 questions का हम एक सेट अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश पर. एंड आई कैन अश्योर यू कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जब भी आपका एग्जाम है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा दैट इज ऑलमोस्ट द सेम लेवल, सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो ये क्वेश्चन ज़रूर आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कीजिएगा सो दैट आपका प्रैक्टिस होता रहे. ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. सो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, टेंस हो सकता है, वर्ब हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं तो इनके बेसिस पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट वॉज डैश हु स्ट्राइव्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हर कंट्री. तो हमारे पास है इट वॉज हर, इट वॉज हर सेल्फ, इट वॉज शी, इट वॉज हर्स. अब स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली कन्वर्ट होंगे, जो कन्विंस होंगे वो ऑप्शन ए पर होंगे या फिर कुछ होंगे ऑप्शन सी पर. यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है इट वाज हर होना चाहिए या फिर इट वाज शी होना चाहिए. तो पहले तो मैं करेक्ट आंसर बता दूं. द करेक्ट आंसर इज इट वाज शी. जनरली हम लोग बातचीत करने में बोल देते हैं इट वॉज हर, इट इज़ हिम, बट द करेक्ट आंसर इज इट इज़ शी. जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इट से या और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता है लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसके बाद हमेशा जो प्रोनाउन लगती है उसका सब्जेक्टिव केस लगता है. ठीक है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस एज इन आई, यू, ही, शी, इट, ऐसे वर्ड्स लगते हैं. तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे. ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड अगेंस्ट. स्ट्राइप्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट. ठीक है, कुछ अटेम्प्ट करना, कुछ ट्राई करना, दैट मीन्स स्ट्राइव. स्ट्राइव अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट अटेम्प्ट किया था डिस्क्रिमिनेशन के. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन. वी हैव आर्टिकल्स ए एंड द. आई थिंक ही इज स्टिल इन अ बेड, इन एन बेड, इन द बेड. एन तो हो नहीं सकता. अ बेड हम तब बोलेंगे जब हम जनरली आम कोई भी एक बेड की बात कर रहे हैं. आई सॉ अ बेड, देयर इज अ बेड, ऐसा कुछ. लेकिन अभी यहाँ पर बोला जाए ही इज स्टिल इन बेड, वेक हिम अप एंड ही विल मिस द ट्रेन. ही इज स्टिल इन द बेड, इन द बेड होना चाहिए. वो अभी तक अपने बेड पर ही है, उसे उठाओ वो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी. सो अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस. यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स दिए हैं हु, व्हेन, दिस, व्हिच. ही रिमूव द पेंटिंग, डैश वाज माय फेवरेट सो आई वाज अपसेट. उसने वो पेंटिंग रिमूव कर दी जो मेरी फेवरेट थी, इसीलिए मैं अपसेट था. हु, हु हम पेंटिंग के लिए नहीं लगाते. हु हम किसके लिए लगाते हैं, किसी भी लिविंग पर्सन जो एक सब्जेक्ट होता है. कोई भी लिविंग पर्सन जो एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में, हम उसके लिए हु लगाते हैं. व्हेन हम टाइम के लिए लगाते हैं. दिस हम किसी भी चीज़ की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी भी चीज़ की तरफ इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं जो हमारे नियर बाय है. एंड विच लगता है किसी भी चीज़ के लिए, वी कैन से नॉन लिविंग और समथिंग, उसके लिए हम लोग विच लगाते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, विच वॉज माई फेवरेट सो आई वॉज अपसेट. ऑप्शन D is the correct answer. Moving on, next question. Dash you run your mouth at a moment like this when everyone is silent and in mourning. बोला क्या गया है, क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे इस समय पर जब हर कोई चुप है और मौन कर रहा है. तो आप लोग चुप रहिए. लाइक किसी को समझाया जा रहा है कि आपको चुप रहना चाहिए. तो जब समझाया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, शुड. बिकॉज शुड is used for advice or suggestion. Alright, so इसीलिए हम लोग should choose करेंगे. Next पे आते हैं, take a right dash the next crossroad. Take a right at the next crossroad, before, on, to. Prepositions पर based है, तो right to the next crossroad. Option D.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटो लव्स हॉकी मोर देन डैश इवन इफ क्लियरली आई एम द बेटर प्लेयर। Hito loves hockey more than I, more than me, more than my, more than myself. Again यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में। Hito loves hockey more than I होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, more than I love। जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो एक्शन करने वाले का कंपैरिजन एक्शन करने वाले से ही होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या निकल कर आता है कि हीटो हॉकी को ज़्यादा पसंद करता है, हॉकी से ज़्यादा प्यार करता है जितना प्यार मैं करता हूँ उससे ज़्यादा। तो मोर देन आई लव। अब लव आप बोल सकते हो कि ये हिडन है या ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि यहाँ पर इसका ये सेंस ऐसा निकलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को प्रोनाउंस का यूजेज, ये सब प्रोनाउंस होते हैं, आई मी माइन, ये सब कुछ, इनका यूजेज नहीं पता है तो आप लोग इंग्लिश का प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब पर ही, वहाँ पर एक 2 to 3 वीडियोस आपको दिखेंगे प्रोनाउंस पर बेस्ड। यू कैन watch those videos to understand the rules. Okay, next, based on articles, dash love that mother have। वो लव जो मदर है, वैसे तो लव इज अ जनरल वर्ड, राइट, ए एंड द हम नहीं लगाएंगे, बट यहाँ पर किस लव की बात की जा रही है, जो मदर का होता है अपने बेबीज के लिए, और वो अनकंडीशनल होता है। तो क्या होगा, द, स्पेसिफिक हो गया। Moving on to next one, it is based on the usage of verb and tense. This question, while Rohita dash television, I dash my project work। रोहिता जब अपना काम कर रही थी, मैंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। तो रोहिता was watching television, जब वो टेलीविजन देख रही थी, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। I had finished my work। So correct answer option D। Question number 9, again on the usage of verb, the staff dash decorating the premises before the new owners landed। हमारे पास दो ऑप्शन है, has, had been, have been, have been। have हम लोग नहीं लगा सकते बिकॉज स्टाफ को हम लोग कंसीडर करते हैं सिंगुलर, राइट, तो इसके साथ या तो हैज आ सकता है या फिर हैड आ सकता है। अब हम लोग टेंस चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे मेरी वीडियो से, तो आई हैव टोल्ड यू गाइस कि जब एक के बाद एक एक्शन होने की बात होती है, तो जो एक्शन बाद में हुआ है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, जो पहले हुआ है उसे परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट। नाउ इफ दिस इज इन पास्ट, तो हमारे पास अप्रोप्रिएट क्या होगा, हैड बीन डेकोरेटिंग द प्रेमिसेस बिफोर द न्यू ओनर्स लैंडेड। उनके लैंड करने से पहले वो डेकोरेट कर रहे थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। आपको मालूम है कि यहाँ पर आपके सिलेबस में वोकैबुलरी भी है एंड ईडियम इज पार्ट ऑफ दैट। सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। अंडरलाइंड ईडियम है द बॉल इज इन योर कोर्ट। हमें इसका मीनिंग बताना है। बॉल इज इन योर कोर्ट, ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है कि अब डिसीजन तुम पे है, आगे क्या करना है अब ये तुम पे है। हम बोलते हैं ना कि अब जो करना है वो तुम पर है, लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये तुम पर है। दैट मीन्स हम सामने वाले को कह रहे हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन, नो, वर्क हार्ड, नो, मेक कंक्लूजन, नो, मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, आगे क्या करना है अब ये तुम पर है। दैट मीन्स द बॉल इज इन योर कोर्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मेयर रोट अ लेटर टू सीमा एंड मी, सीमा और मुझे, इन विच ही आस्क्ड इफ वी कुड सेटल द मैटर बिटवीन अस, ऑप्शन ए। मेयर ने एक लेटर लिखा मुझे और सीमा को, जिसमें उन्होंने पूछा कि हमारे बीच का जो मैटर है हम वो सॉल्व करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं या नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मी एंड अस। अगेन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस में सेंटेंस नाम का एक टॉपिक है, हमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सेंटेंस को। वॉच द बॉल, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं हो सकता। डिक्लेरेटिव हो गया, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है। इंपेरेटिव, काइंड ऑफ सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस तरह का होता है। तो वॉच द बॉल, हम क्या बोल रहे हैं, किसी को वॉर्न कर रहे हैं, राइट, तो ये क्या होना चाहिए, इंपेरेटिव, ऑप्शन ए।
आई कांट बिलीव दैट दे वन द गेम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी से आप लोग समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन डी। फाइंड द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें जो वर्ड अंडरलाइन दिया हमें इसका मीनिंग बताना है, दैट मीन्स हमें इसका सिनोनिम चूज करना है। इक्वानिमिटी का मतलब होता है विथ कंप्लीट काम, पीसफुल, ठीक है, बहुत पीस, काम, शांति। तो यहाँ पर देखा जाए बहुत आराम से, तो देखा जाए कौन सा, केयरलेसली नहीं हो सकता, एक्साइटेडली मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट होके, हाफ हार्टेडली मतलब मन नहीं है, बेमन से, और पेशेंटली मतलब आराम से, कामली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमारे पास वर्ड क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ समथिंग, लाइक कैसे कोई चीज रिएक्ट करती है, रिएक्टिविटी। तो हमें क्या बताना है इसका अपोजिट। अपोजिट क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस, तो इसका मीनिंग हो गया, ये क्या है इसका मीनिंग। क्लोजनेस, विलिंगनेस, विलिंग तो हो गया चाहत। इम्परवियसनेस, इम्परवियसनेस का मतलब क्या होता है, इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का अपोजिट होता है इनसेंसिटिविटी, और इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है इम्परवियसनेस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डी इज नो एरर। हमें क्या करना है, चूज करना है किस पार्ट में कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड। Now one thing that you always need to remember, prefer के बाद हमेशा एक preposition लगती है, that is to। prefer किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए, कि मैं इससे ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ, इससे ज़्यादा ये प्रेफर नहीं करता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जनरली जब हम कंपैरिजन करते हैं हम than लगाते हैं, राइट। लेकिन प्रेफर के साथ हम than नहीं लगाते, प्रेफर के साथ हम to लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, than नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, to होगा। आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरियन फूड। एरर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर हमारे पास 1, 2 एंड 3, 17, 18, 19 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी होता है तो गो टू द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चंस में ढूंढिए क्या पूछा गया और उस चीज़ को यहाँ पर लोकेट कीजिए। लेकिन अगर आपका पैराग्राफ छोटा सा है जैसे हमारी स्क्रीन पर, और इसी लेंथ का पैराग्राफ आपको आने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंथ का नहीं आएगा, लाइक नॉट ऑफ अ होल पेज, ठीक है, हाफ ऑफ द पेज का पैराग्राफ आपको आ सकता है, दैट यू कैन ईजिली रीड एंड अंडरस्टैंड। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ को रीड कर लो, समझ लो, उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिए हैं अकॉर्डिंगली आंसर्स को आप मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है। पैराग्राफ में स्टडीज़ को लेकर बात की गई है कि स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, वो आपकी लाइफ में क्या क्या आपको वो प्रोवाइड कर सकती है, उसको क्या क्या आपको एबिलिटीज़ दे सकती है, पढ़ाई, एजुकेशन, स्टडीज़, ठीक है। और किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए जिससे आपको कुछ तरह का नॉलेज मिले जो आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकें, जिससे आपकी एबिलिटीज़, आपका जजमेंट पावर, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो सके। ये सब हमें इस पैराग्राफ में बोला गया है। नाउ विल क्विकली मूव टू द क्वेश्चन। आप लोग पैराग्राफ रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वन शुड रीड टू ओनली आर्ग्यू, ओनली बिलीव, इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड, प्रीच एंड बिलीव। किसी को पढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बहस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिलीव मतलब मानने के लिए, इवैल्यूएट और अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया पैराग्राफ में क्या बोला गया है, चीज़ों को समझना, जज करना, इवैल्यूएट कर पाना, ये पावर जो ये एबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए स्टडीज़ जो है अकॉर्डिंग टू द ऑथर करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। प्रीच का मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है, आगे बांटना, उसके लिए। सो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज। किस तरह के ह्यूमन बींग स्टडी को डिनाउंस करते हैं। सबसे पहले तो डिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, अबैंडन कर देना।
लेट्स मूव टू द पैराग्राफ। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? इनोसेंट पीपल, इनोसेंट मतलब जो बहुत ही शरीफ तरह के लोग होते हैं, कनिंग मतलब बहुत चालाक लोग, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ लोग, एंड वाइज मतलब काफ़ी समझदार लोग। ठीक है, तो किस तरह के पीपल को स्टडीज़ जो है वो डिनाउंस कर देते हैं? तो हम लोग यहाँ से रीड करें, अगर ये देखिए, फ्रॉम हियर ओनली, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। कंडेम का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। क्राफ्टी किसे बोलते हैं? क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी मतलब चालाक, कनिंग, क्लेवर, ये दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कनिंग, लेकिन हमारे पास पैराग्राफ में क्या है? क्राफ्टी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको छोटी छोटी ये जो नॉर्मल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आपको पता हो। तो क्राफ्टी एंड कनिंग इज द सेम थिंग, और क्राफ्टी पीपल जो हैं वो स्टडीज़ को कंडेम करते हैं, छोड़ते हैं। कंडेम का मतलब होता है अबैंडन, डिनाउंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ स्टडीज? मैंने आपको अभी जब हमने पैराग्राफ रीड किया तो ऑथर ने ये भी बताया कि कितना स्टडी करना चाहिए। तो ऑथर ने ये बोला है पैराग्राफ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब क्या होता है? लेजी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में टाइम स्पेंड करना भी बेवकूफ़ी है, ये लेजीनेस वाला काम है। कुछ भी मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। उतना टाइम स्पेंड कीजिए, उतना पढ़िए जिससे आपकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव हों, इवैल्यूएशन की, जजमेंट की, अंडरस्टैंड कर समझ पाएँ आप। जितने टाइम में आप समझ पाएँ उतना ही पढ़िए, यही बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस पे आ जाते हैं। क्यों बोला गया? इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस, रिक्वायर्स टू मच मनी, डेंजरस फॉर हेल्थ ऑफ द माइंड, मेक्स मैन क्राफ्टी। स्टडीज इंसान को कभी भी कनिंग, क्राफ्टी, बुरा नहीं बनाती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। माइंड के लिए डेंजरस भी नहीं है। मनी की रिक्वायरमेंट की बात भी पैराग्राफ में नहीं की गई है। पैराग्राफ में क्या बोला गया? स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब लेजी, खाली, कुछ भी काम नहीं करना। आइडलनेस का मतलब भी क्या होता है? खाली रहना। ठीक है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? आइडलनेस की, कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतना ज़्यादा पूरे दिन पढ़ते रहना, सिर्फ उतने टाइम पढ़ना चाहिए जितने में आपके ब्रेन में कुछ अडेप्ट हो पाए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, now the last question of the session, sentence rearrangement. We have we have a single sentence in 4 parts, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। सो लेट्स चेक, आर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। द पॉटर्स व्हील इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। तो पॉटर्स व्हील का इंट्रोडक्शन हो रहा है, येस वी कैन कंसीडर दिस वन। आर से हो सकता है। क्यू से चेक हो सकता है, डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ, कंसीडर कर सकते हैं क्यू से भी, हम लोग किसी चीज़ की इन्वेंशन की बात हो रही है। पी एस क्यू आर, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव क्यू एक्सिस्टेड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मशीन्स, ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट अभी सभी आंसर सही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, ऑप्शन डी है, PSQR। देखिए कैसे, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल ऑफ मिलेनिया। ठीक है, उसके बाद डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। PSQR इज द करेक्ट अरेंजमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेशन। 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं। डू चेक योर आंसर्स, अपने आंसर्स चेक कीजिए, अपने स्कोर्स देखिए कि कितने स्कोर्स आपके हैं। ठीक है, टेक केयर।